हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और जिसका नाम है सेकुलर एजुकेशन 563। आप सभी का स्वागत है। और एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कक्षा 7 की NCERT क्लास 7 और जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें कि हम लोग देख रहे थे क्लास 2 जिसमें कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो स्वास्थ्य सेवाओं में फर्स्ट पार्ट में हमारा आधा कवर हो गया था और कुछ भाग बचा था जिसमें हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाने चलाते हैं। ठीक है साथियों, तो अपना बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिन्हें निजी सेवाएं या निजी अस्पताल कहते हैं। ठीक है, मनमानी लूट रहती है वहाँ पे। ठीक है, बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनसे बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, शहरों में तो बहुत से डॉक्टर मिलते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, निजी रूप से चलाते हैं अपना हॉस्पिटल। ठीक है, नर्सिंग होम भी होते हैं, काफ़ी संख्या में लेबोरेटरी भी होती हैं, प्रयोगशालाएँ भी होती हैं जो परीक्षण करती हैं। ठीक है, विशिष्ट सुविधाएँ स्पेसिफिक सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी भी दुकानें हैं जहां हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट सेवाएं होती हैं साथियों, बड़ी महंगी होती हैं। ठीक है, उसका कारण ये है कि देखिए ये क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और क्या है, लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो मनमानी अपनी तरह से फीस वसूलते हैं। सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण इन लोगों के ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में देखिए, यहाँ पे मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर। ठीक है, ये डॉक्टर हैं, ये गांव की मरीज को दवाई दे रही हैं। ठीक है, एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। ठीक है, देखिए यूनिसेफ क्या होता है, ये यूनाइटेड नेशन का जो है प्रोग्राम होता है, उसके आंकड़े बताते हैं कि 10 लाख हर साल बच्चे ऐसे संक्रमित बीमारियों से मारे जाते हैं जिन्हें रोकना संभव होता है। अब यहाँ देखिए किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों की और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। ठीक है, तो गांव में वही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह चलती हैं। दिल्ली को एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों का देखभाल करने का कमरा, ये निजी अस्पताल है। ठीक है, और अब यह दिया है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से निजी अस्पताल हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, बता दीजिएगा अगर टीचर पूछते हैं तो। अब भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिकता संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त रूप में हों। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा आप स्कूल में। अब यहाँ हम देखते हैं, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सही बात है, मैं तो पहले ही बता दिया कि प्राइवेट जो डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो मनमानी तरीके से पेशेंट के मर जाने के बाद भी फीस वसूलते रहते हैं। वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, ना कि वो जो वेलफेयर के लिए काम नहीं करते प्राइवेट वाले। जिसके पास पैसा है वो तो सुविधाएं उठा लेता है, गरीब आदमी नहीं झेल पाता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं? जी नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जो आदमी पैसे वाला है, अब उसके पास तो पैसा है तो भाई वो अच्छी सुविधा ले लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी जिसका पैसे नहीं है तो उसके लिए तो भाई सेम कंडीशन नहीं है ना, तो फिर उसके साथ तो भेदभाव होना ही है। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ठीक है, अब देखिए हर चीज़ के लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, उसमें थोड़ी कमियां हमारे अंदर भी है भैया। देखिए हमारा देश इतना बड़ा है ना,
ठीक है, सब कुछ संभव है, मतलब आसान जीवन जीना संभव है, सबको सुविधाएं मिलना संभव है, लेकिन इतनी जो जनसंख्या है ना, उसमें इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में कि अगर हम 1 लाख हॉस्पिटल खोल दें तो 10 साल में फिर वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि हर दोस्त को हम सरकार के मत्थे नहीं मर सकते, थोड़ा सा जनता को भी शिक्षित होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा, जिससे कि देश की जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन हैं, उन पे बोझ ना पड़े। ठीक है, आज हर समस्या की जड़ में मुझे जनसंख्या ही दिखती है। हर समस्या कोई भी हो, लैंड हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, हेल्थ हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब में यही जनसंख्या का समस्या है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने के कारण दिक्कत होती है, परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, इतनी महंगी दवाएँ होती हैं कि उन्हें उधार लेकर दवाइयाँ करानी पड़ती है। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया, जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, डाम काम डबल उत्तम। ठीक है, आगे देखते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के बीच 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन का केवल 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। बाकी लोग नहीं खरीद पाते हैं बेचारे, या तो बिना दवाई के रह जाते हैं, या फिर होम रेमेडीज़ लेते हैं, या फिर झाड़ फूँक जादू टोना से अपना इलाज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या कुछ संपत्ति बेचते हैं। ठीक है, गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। ठीक है, गरीब लोग क्या करते हैं कि उधार लेते हैं, ठीक है, या कुछ अपनी ज़मीन वगैरह बेचते हैं, बेच के इलाज कराते हैं, क्योंकि उनको अच्छी सेवाएं मिल नहीं पाती हैं, और अच्छी सेवाएं के लिए पैसा चाहिए, पैसा जो कि उनके पास होता नहीं है। और सरकारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनमें से अच्छी सेवा नहीं मिल पाती है उनको। अब हर बीमारी चिंता मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहली बात, गरीब लोग पहले ही पेट उनका भरा नहीं होता है। देखिए, हड्डी पसली पूरी दिखती रहती है, क्योंकि पोषण नहीं हो पाता उनका। ठीक है, परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता उन्हें। ठीक है, उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं, ठीक है, लाइफ की, गरीब लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। गरीब लोगों के पास जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं ना, वो भी नहीं मिल पाती, जैसे साफ पानी, पर्याप्त जगह। ये नहीं कि छोटा सा जगह है, एक बिस्सा का, उसी में 50 लोग रह रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, घर में साफ़ सफाई नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बैलेंस मतलब संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है, दाल रोटी खा रहे हैं, सब्जी चावल खा रहे हैं, हाँ, न फल फूल मिल रहा है उनको, न सब्जियाँ मिल रही हैं, उनके खाने में कोई विटामिन, प्रोटीन, दूध नहीं मिल रहा है, तो वैसे ही गरीब रहते हैं बेचारे पहले से ही, और ऊपर से बीमारी आ जाती है तो और टूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी होने पर होने वाले खर्चे से इनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीज के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। ठीक है, इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कई बार ऐसा आता है, हम लोग देखते हैं कि खाट पे, चारपाई पे,
इलाज के मरीज को ले जाया जाता है, हाँ, और सही समय से इलाज नहीं मिलने से मृत्यु हो जाती है। अब ये कौन से लोग हैं भाई गरीब लोग? ये गरीब लोग वही हैं जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दलित समाज के लोग हैं, या बहुत पिछड़े लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, गरीब हैं बेचारे, जिन्हें कि बहुत ऐसे जंगली एरिया में या ग्रामीण एरिया में जहाँ सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, साइकिल पे लाद के ले जाते हैं या पैदल चल के जाती हैं, एक तो वैसे ही बीमार रहती हैं, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाती है भैया। गरीबी बहुत खतरनाक चीज़ है, इसीलिए कहते हैं भैया कम बच्चे रहें, कम जनसंख्या रहे, सुखी जीवन है सबसे अच्छा है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन को की आधारभूत सुविधाओं पर है, उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण को देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, केरल का अनुभव, ठीक है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इसमें पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थीं। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना असंभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया, ठीक है। इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें, ठीक है। ये केरल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, देख लीजिएगा। अब केरल राज्य को देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है साथियों, ये है केरल राज्य, ठीक है। ये हमारा क्या है, केरल राज्य, ठीक है। यहाँ की बात हो रही। अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें, ठीक है। कोस्टारिका का तरीका, कोस्टारिका, ठीक है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, ठीक है। कोस्टारिका, ठीक है, ये मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है, ठीक है। देखते हैं कोस्टारिका कहाँ है, ठीक है, देखते हैं साथियों। साथियों ये है कोस्टारिका। देखिए ये हमारा उत्तर अमेरिका है, ठीक है। ये हमारा उत्तर अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका है, और ये हमारा जो है, ये जो दक्षिण अमेरिका के बीच, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में ये है कोस्टारिका। देखा आपको, ये है कोस्टारिका, ठीक है। कोस्टारिका, ये देश जो है बहुत स्वस्थ और हेल्थफुल माना जाता है, ठीक है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाला धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया शब्द संकलन। देखिए अब यहाँ पे दिया गया, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की सकती, ठीक है। कि संविधान के लिए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्द में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या मायने होंगे, ठीक है। और दिया है संविधान का एक मतलब विषय है कि कहता है कि पोषण स्तर, जीवन स्तर की ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए, ठीक है। कर लीजिएगा चर्चा। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका को भरते हुए। कुछ खास विशेष प्रश्न नहीं है,
ये हमने आपको बता दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। सार्वजनिक मतलब यहाँ देखिए सरकारी से है, ठीक है, कि यहाँ सार्वजनिक मतलब सरकारी सुविधाओं से है, ठीक है। यहाँ दिया है कि वह सेवा कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक, आयोजित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और इससे स्कूल अस्पताल टेलीफोन आदि शामिल इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक से नहीं काम करती हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए, ठीक है, ये प्राइवेट चीज़ के लिए। चिकित्सा पर्यटन, ये जो है बाहर के विदेशी लोग आते हैं भारत में, ठीक है, अपना वीज़ा और पासपोर्ट बनवा के आते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सस्ते में, जिसे चिकित्सा पर्यटन प्रणाली कहते हैं। संचारणीय बीमारियाँ, संचरणीय, ठीक है, वे बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में फैलती हैं संचरण के माध्यम से, पानी, भोजन, हवा इत्यादि संचरणीय बीमारियाँ कहते हैं। ओपीडी, यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाते हैं। नैतिक आधार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत, ठीक है। जेनरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम, वे दवाइयाँ जो प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं, वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिनाइड एसिड, एस्पिरिन आदि का जेनरिक नाम है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को पे आने के लिए और लाइक सब्सक्राइब विजिट करने के लिए। कृपया प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ साथियों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय लोकतंत्र, जय भारत, जय संविधान।